सनसाइन, ये दोनों का ही प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो जाए, then astro vastu can influence your life in a positive way. पर अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन गलत हो जाए, कहते हैं ना रॉन्ग नंबर डायल हो जाते कई बार, तो यही आपकी लाइफ को पूरा बिखेर देता है. So that is what the astro vastu indicates. So it influence both the things. कई बार हमने जो बहुत जनरल वे में समझा है, सुना है वास्तु के रिलेटेड कि भाई ये चीज यहाँ होना चाहिए, ये चीज यहाँ होना चाहिए, क्योंकि सी वास्तु इज बेसिकली कंटेनिंग स्पेस, डायरेक्शंस एंड आर्किटेक्चर, राइट, एंड ऑफ कोर्स टाइम. एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली कंटेनिंग टाइम. तो जब ये टाइम इन एस्ट्रोलॉजी एंड दिस एलिमेंट्स, दिस कंपोनेंट्स ऑफ द वास्तु, दे गॉट मर्ज in a beautiful manner, then it is a good वास्तु. और अगर यहीं कुछ गड़बड़ है तो फिर वो वास्तु को हम सही नहीं मानते हैं. अच्छा, अक्सर हम कहते हैं कि भाई जीवन में गड़बड़ चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है. एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दे कि शरीर में कहीं दर्द होता है तो व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ दैट? इफ एनी बॉडी पार्ट इज पेनिंग, मींस nature is giving you the signal through that pain. Nature is attracting your attention to that particular part of the body कि you need to be careful about this particular part of the body. समझ रहे आप बात को? अगर शरीर के स्तर पर कहीं कोई दर्द है, कुछ तकलीफ है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये क्या बताने के लिए कि कुदरत आपको कह रही है कि भाई अब इस पार्ट को थोड़ा आप ध्यान दीजिए. समझ रहे आप बात को? उसी तरह हम जहां रहते हैं, अगर वहां आपको भावनात्मक स्तर पे, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर कहीं कोई तकलीफ है, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं वहां पे वास्तु दोष है. अच्छा, नॉर्मल वे में तो हमने यही सुना है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, साउथ वेस्ट में बच्चे के लिए बेडरूम होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए. This is very general principles of the वास्तु. बट ऐसा आप लोगों ने कई बार कई जगह देखा है कि ये सब कुछ ऐसा परफेक्टली है, उसके बावजूद वो घर में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, बीमारियां ज्यादा है. और फिर हम कहते हैं कि अरे वास्तु के हिसाब से तो मेरा घर परफेक्ट है, सब कुछ बराबर है. पर ये बहुत जनरल प्रिंसिपल्स है. तो जनरल प्रिंसिपल्स को हम जनरल तरीके से तो अप्लाई कर सकते हैं, बट फॉर अ स्पेसिफिक वास्तु यू नीड प्रिसीजन. और ये प्रिसीजन जब हम उसे एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हैं तब भी आता है कि हो सकता है कि भाई आपकी जो ग्रह दशा है, जो सन साइन है, बेसिकली हर सन साइन कनेक्टेड है कोई ना कोई डायरेक्शन के साथ. जैसे कहते हैं ना कि सन पूर्व दिशा के साथ कनेक्टेड है, तो अलग अलग सनसाइन कनेक्टेड तो है, लेकिन अगर ये सनसाइन के हिसाब से जहां आपके घर में जो रूम का प्लेसमेंट होना चाहिए, आपके प्लॉट में जहां जिस तरह से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, वो अगर नहीं है तो गड़बड़ होती है. अब आप कहेंगे कि नॉर्मल वास्तु प्रिंसिपल तो मैंने फॉलो किए, पर फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? तो इट इज बिकॉज कि योर एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु आर नॉट मैचिंग. अच्छा, मेरे ये कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि भाई जीवन में एस्ट्रोलॉजी सब कुछ है, या वास्तु ही सब कुछ है, या नसीब ही सब कुछ है. बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थ्री एलिमेंट्स. आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके पीछे ये तीनों कारण है, ये आप समझ लीजिए. एंड आई गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द थ्री. यानी समझ लीजिए कि 33.333% आपका नसीब, जिसे आप डेस्टिनी कहे, 33.33% आपका पुरुषार्थ, आपके कर्म, योर एफर्ट्स, आपकी मेहनत, और 33.333% वास्तु. तो तीनों का कॉम्बिनेशन अगर ठीक है तो आप समझ लीजिए कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे. और अगर तीनों के कॉम्बिनेशन में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ है तो लाइफ में गड़बड़ रहेगी, चाहे शारीरिक स्तर पर,
चाहे मानसिक स्तर पर, चाहे भावनात्मक स्तर पर या आध्यात्मिक स्तर पर, कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगी ही रहेगी। और अगर गड़बड़ है, सो नेचर इज गिविंग यू दिस इंडिकेशन कि जागो, और जाग के क्या करना है? चेंज वॉट एवर यू कैन चेंज, accept whatever you cannot change, but have the wisdom to know the difference between the two, कि what I can change and what I cannot change। तो आप क्या चेंज नहीं कर सकते हैं? आपका नसीब, राइट? जो आपकी डेस्टिनी में है, देखा जाए तो उसे चेंज करने का पावर हमारे पास नहीं है। हाँ, सदगुरु में ये शक्ति है कि वो आपके संचित कर्मों के बीज नष्ट कर दे, अगर आप उस कृपा के योग्य अपने आप को बनाते हो तब तक नहीं। समझ रहे हो बात को? और दूसरा एक ये भी है, कई लोग जो खास करके आलसी लोग रहते ना, जो प्रोकास्टिनेशन ही करते थे, सब कुछ आगे धकेल देते थे कि ना करेंगे ना, बाद में देखेंगे ना, अभी तो बहुत जीना है ना, वगैरह वगैरह वगैरह। ये लोग फिर ज्ञान को इस तरह शस्त्र की तरह इस्तेमाल करते कि जब कुछ सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है, व्हेन एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड, व्हाई आई शुड डू एनीथिंग? जो मेरे नसीब में तो मुझे मिलने वाला है। पर नसीब में एक जगह ये भी लिखा हुआ रहता है, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। अब ये जो कॉलम है एज यू विश, इसमें आपको अपने पुरुषार्थ डालना है, क्योंकि अगर वहां आप आलस कर गए तो मतलब आपने कुछ किया ही नहीं, तो आपको परिणाम वैसा ही मिलेगा, और फिर आप रोएंगे अपने नसीब के नाम पे। क्योंकि इंसान का एक ये स्वभाव है, वो पहले तो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को दोषी ठहराता है अपनी हालत पे, उसके बाद वो देखता है कि यहां भी कहीं कुछ जम नहीं रहा है तो खुद को दोषी ठहराता है, ये कह के कि मेरा नसीब ही ऐसा है, मैं हूं ही ऐसा। और वहां पर भी बात नहीं बनती तो भगवान को दोषी ठहरा देता है। पर नसीब में एक जगह ये लिखा है, एज यू विश, पुरुषार्थ करना है। तो एक पल के लिए हम मान ले कि हम नसीब को नहीं बदल सकते, पर बाकी जो दो एलिमेंट है, 33% और 33.33%, हमारा पुरुषार्थ और वास्तु, इसको तो हम बदल सकते हैं ना। और ये दोनों बदल के हम नसीब में जो एज यू विश वाला है ना, उसको पावरफुल बना रहे हैं। एंड देन दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति आपको मिलना है, सक्सेस आपको मिलना है। समझ में आ रही बात? तो ये हम कैसे कर सकते, कैसे बदल सकते हैं, यही हमको थोड़ा देखना है। और वो देखने के लिए भी हमें थोड़ा बहुत कुछ कुछ मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ शॉर्ट में ही, क्योंकि हमारे पास 1 ही घंटे का समय है, और 1 घंटे में वास्तु अगेन इज अ वास्ट टॉपिक, और उसको भी अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट करना है तो इट इज मोर वास्ट। सो कुछ कुछ स्क्रीनें शेयर करता हूं मैं, बहुत शॉर्ट में भी उसे समझा दूंगा, और उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी जो मतलब हमारे सन साइन है और डायरेक्शंस है, ये कैसे आपस में कोरिलेट होते हैं, वो हमें देखेंगे थोड़े। हाँ, तो ये आपको स्क्रीन दिख रहा है कि अभी आपके हॉरोस्कोप में कौन सी दशा चल रही है, उसके हिसाब से आपके डायरेक्शंस, अगर उस डायरेक्शन से वो जो होना चाहिए वास्तु के हिसाब से वो अगर है तो आप प्रगति करोगे, और वो नहीं है तो आप प्रगति नहीं करोगे। जैसे अगर सन है तो डायरेक्शन ईस्ट है, मून के लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, मर्क्यूरी अगर आपका रूलिंग प्लेनेट है तो नॉर्थ है, वीनस है तो साउथ ईस्ट है, मार्स है तो साउथ है, राहु है तो आपका साउथ वेस्ट है, जुपिटर है तो नॉर्थ ईस्ट है, और सैटर्न है तो वेस्ट है। तो आपको पता है कि भी आपका मेन रूलिंग प्लेनेट अभी क्या है, एंड अभी किसकी दशा चल रही है। कहते हैं अभी शनि की 7.5 चल रही है, अभी चंद्र की दशा चल रही है, अभी राहु की दशा चल रही है, अभी केतु की दशा चल रही है। तो उस वक्त आपकी ये डायरेक्शंस आपके लिए ज्यादा महत्व के रहते हैं, और इस डायरेक्शन में अगर वास्तु बराबर है तो आपका प्रगति होगा, आपको आगे बढ़ने के लिए मौके मिलेंगे। और इस डायरेक्शन में अगर आपका वास्तु ठीक ठाक नहीं है तो ये गड़बड़ करेगा। दिस इज द पर्पस।
तो ये जैसे बेसिक चीजें हैं। अभी बेसिकली वास्तु में भी, वास्तुशास्त्र में भी एस्ट्रोलॉजी को हमने इस तरह से कनेक्ट किया। उसके बाद कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, आपने कई बार ये भी देखा है कि अच्छा हाउ टू फाइंड रूलिंग प्लेनेट, देखो क्वेश्चन आंसर हम बाद में देखेंगे, हाँ, क्योंकि रहते ये फ्लो डिस्टर्ब होते जाएगा। आप चैट में डालिए, आप जिस ग्रुप से ज्वाइन किए हो उस ग्रुप में भी आप डाल सकते हैं बाद में क्वेश्चंस, हाँ, और उस ग्रुप में भी मैं आंसर करूंगा, या मेरा पर्सनल नंबर आप बाद में ले लीजिएगा और आप बाद में भी मुझे पूछ सकते हैं। तो ये भी हमने अनुभव किया है ना, जैसे एक नॉर्मल वे में कि भाई नॉर्थ ओपनिंग है तो प्रॉस्पेरिटी रहेगी, संपन्नता रहेगी, और साउथ ओपनिंग है तो बहुत सारा गड़बड़ ही गड़बड़ है, नुकसान ही नुकसान है। पर अगर आप कोई रोड देखोगे तो एक साइड में नॉर्थ में सारी दुकानें खुल रही है और एक साइड में साउथ में खुल रही है, यानी साउथ फेसिंग है, एक नॉर्थ फेसिंग है। पर कई साउथ फेसिंग दुकानें भी बहुत फ्लरिश हो रही है और कई नॉर्थ फेसिंग दुकानें गड्ढे में जा चुकी है, नुकसान पे है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बाद हमने ये देखा कि कई बार ऑलमोस्ट आइडेंटिकल घर रहते हैं हर तरह से, पर एक घर में बहुत ही प्रॉस्पेरिटी है, संपन्नता, और एक घर में नहीं है। तो ये अगेन इंडिकेट करता है कि वो वास्तु और वो एस्ट्रोलॉजी दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज ये चीज नहीं रहती अगर सिर्फ वास्तु ही सब कुछ होता या सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सब कुछ होता तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज इट इज एस्ट्रो वास्तु। सिर्फ वास्तु भी पूर्ण नहीं है और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी भी अगर आप करोगे तो पूर्ण नहीं है। दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तभी बात आपकी आगे आगे बढ़ती जाएगी। ये चीज आप समझ लीजिए। अभी जैसे वास्तु के हिसाब से देखे तो एक और छोटा सा मैं आपको शेयर करना चाहूंगा स्क्रीन, कि जो हम वास्तु पुरुष कहते हैं, ये सबने देखा होगा अक्सर, वास्तु पुरुष का ये है। और हम बेसिकली चार दिशा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, या उसके चार कॉर्नर्स, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड ऑल दिस थिंग, हकीकत में अगर ये आप देखें ना तो इसमें 81 हाउसेस है और 81 हाउस है, हर दिशा में 9 हाउस है। अब अक्सर आपने सुना होगा कि अगर नॉर्थ में एंट्री है तो बहुत अच्छा है, पर नॉर्थ में अगर फोर्थ या फिफ्थ हाउस में एंट्री है तो अच्छा है, बाकी हाउस का एंट्री आपको उतना फायदा नहीं देगा। या कहते साउथ में, अच्छा नॉर्थ में फोर्थ या फिफ्थ हाउस में एंट्री है तो आपको वेल्थ के हिसाब से, धन के हिसाब से, संपत्ति के हिसाब से आपका प्रॉस्पेरिटी रहेगा, पर बाकी और कुछ जो हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स है वहां पे हो सकता है आपको उतना प्रॉस्पेरिटी ना भी मिले। अब अगर मान लो नॉर्थ के पहले ही हाउस में आपका एंट्री है तो ऐसे घरों में फायर के भी चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, जबकि आप कहोगे अरे नॉर्थ में तो मेरा घर का एंट्री है, बट स्टिल देयर इज ए प्रॉब्लम। इसी तरह से साउथ की एंट्री हम गलत मानते हैं, पर साउथ की भी अगर फोर्थ हाउस में एंट्री रहती, मतलब वो यम का स्थान कहते हैं उसे, और खास करके जिनको कहते हैं ना लिबरेशन की बहुत इच्छा है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाने की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है, अगर वहां एंट्री है तो आपको संपन्नता नहीं मिलेगी पर आप मुक्ति की तरफ अग्रसर करेंगे। तो बेसिकली ये जो हम जोन कहते हैं, वास्तु जोन कहते हैं, तो मेन तो 4 जोन हो गए, उसके बाद उसी के 4 के फिर डायगोनली करते तो 16 जोन्स होते, और उसको इस तरह से डिवाइड किया तो 81 जोन्स। तो उसमें कहाँ कौन सी चीजें कैसी रहनी चाहिए, प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, ये अगर हम समझ लेते हैं तो भी काफी हद तक हमारा वास्तु हम इंप्रूव कर सकते हैं। और ये सब के लिए हमें हर वक्त किसी को बताने की भी जरूरत नहीं रहती थी, और बहुत बेसिक चीजें हैं और मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग इट, अदरवाइज काफी सारी चीजें ऊपर से जाएगी। तो ये चीज को आप ऐसे समझ ले कि बहुत सीधे सरल तरीके से हमने इन चीजों को समझना है। तो हमारे लाइफ में जो भी हमारा घर का स्थान है, रूम के स्थान है, इसमें दो चीजें असर करती है। एक तो आपका घर और एक बाहर का वास्तु। हमारा घर है ना, हमारा वास्तु हो गया, और बाहर आसपास में जो कुछ भी है ना वो वास्तु भी प्रभावित करता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा
घर का वास्तु, घर बोलो तो यहाँ पे सभी कुछ आ गया, आपका दुकान, आपका ऑफिस, आपका हॉस्पिटल, आपका सिनेमा, वॉट एवर यू हैड, ऑल दोज इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जो सब अचल संपत्ति है, सब उसमें आ जाता है। तो ये जो आपका है, इसे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कहते हैं। और बाहर का जो है, वो एरिया का, वो शहर का, वो गांव का, वो देश का, इसे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं। या इसको ये कह सकते हैं कि जो भीतर वाला जो वास्तु है, ये आपका कॉन्शियस माइंड है, और बाहर का जो वास्तु है, ये सबकॉन्शियस माइंड है। और मैंने मेरा कोई तो भी एक लेक्चर में कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड प्लेज 90% रोल इन योर करंट लाइफ सिनेरियो। कई बार हमें लगता है घर का वास्तु तो हमारा पूरा बराबर है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं वो बाहर की भी वास्तु को थोड़ा ध्यान में देना जरूरी है। एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूँ। चाइना में एक छोटा सा गांव है, यानी ज्योग्राफिकल सिटी का, गांव का, शहर का भी वास्तु कैसे इंपैक्ट करता हमारे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पे, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो वो गांव में एक इस तरह से प्रथा चली आ रही थी कि 99.9999% हर लेडी को ट्विंस ही होते थे, जुड़वा बच्चे ही होते थे। हजारों में एक आध ऐसी लेडी रहती थी जिसको एक बच्चा हो रहा, और वो एक बच्चा हो रहा तो लोग उसको आश्चर्य की नजर से देखते थे। तो एक बार क्या हुआ था कि ये बहुत सालों पहले की, बहुत साल पहले की बात है, समझ के चलिए। तो यूके के प्रेसिडेंट वहां गए थे और उन्हें ऑल ऑफ ए सडन अपेंडिसाइटिस का बहुत सीवियर पेन, दर्द उठा। तो वहां जो भी थे, उन्होंने उन्हें एक्यूप्रेशर से उस वक्त ठीक कर लिया। जब वो वापस अपने कंट्री में आए और चेक करवाया, तो वहां पे अपेंडिसाइटिस का कहीं कोई भी नामो निशान नहीं था। इट वॉज टोटली क्योर्ड, टोटली हील्ड। तो ही सेंट लॉट ऑफ हिज रिसर्चर्स कि वहां जाओ और देखो कि ऐसा क्या है वहां पे। तो अगर आपने देखा होगा कि एक्यूप्रेशर मेनली तो वहीं का थेरेपी है, फेंग ऑल दोस थिंग। तो देखा कि वहां पे वो जमीन में वो हीलिंग पावर था। सो बिकॉज ऑफ दैट ही गॉट क्योर। और फिर जब राजा ने ये भी सुना कि भी वहां एक ऐसा गांव है कि जहां सब जुड़वे ही बच्चे होते हैं, तो वहां जाके उनको कहा कि इसका भी तुम रिसर्च करो कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे भी। तो उन्होंने काफी टाइम वहां गुजारा, बहुत कुछ स्टडी की, बहुत स्टेटिस्टिकल डाटा, फैक्ट्स, सब कुछ इकट्ठा किया, पर फिर भी उनको कहीं कोई मिला नहीं कंक्लूजन, निष्कर्ष की भी क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब वो वापस लौट रहे थे, तो उनकी नजर उस गांव के बीचों बीच में एक पहाड़ी पर पड़ी, यानी वो दो पहाड़ी का संग्रह था। इट वॉज ट्विन हिलॉक्स। एंड द मोमेंट दे सी दैट, एंड दैट टू इन द सेंटर, वो इमीडिएटली इस बात पे कंक्लूजन पे आ गए कि वो जो जुड़वा पर्वत थे, उस वास्तु का असर उस पूरे गांव पर इस तरह से पड़ रहा था, इतना इन्फ्लुएंस हो रहा था कि सारे लोगों को ट्विंस हो रहे थे। यानी कई बार हमें लगता है, पर हमारे घर के सामने कहीं तालाब है, कहीं पानी है, कहीं ये है वो है, उसका असर भी हमारे पे बहुत पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि हम तो किराए के घर में रहते, हमें इतना असर नहीं पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। हाँ, जो लैंडलॉर्ड है उसको ज्यादा असर रहेगा, आपको कम, क्योंकि आप भी वहां पर समय प्रसार कर रहे हो, यू आर स्पेंडिंग योर टाइम देयर। तो ये भी उसमें असर करता ही है, ये आप समझ के चलिए। तो मेन, जब भी हम वास्तु के रिलेटेड थोड़ा भी कंसर्न होते हैं, तो एंट्रेंस सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आपके प्लॉट का एंट्रेंस और आपके घर का एंट्रेंस। तो आपका प्लॉट का जो एंट्रेंस है और घर का, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर प्लॉट का और घर का सीधा एक ही डायरेक्शन में, तो दैट इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर। तो इट हैज टू बी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट इज अ गुड वास्तु एज फार एज द एंट्रेंस इज कंसर्न, मेन एंट्रेंस। और मेन एंट्रेंस बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसके बाद में जैसे मैंने कहा ना कि जो जोन है अलग अलग डायरेक्शन के, तो बेसिकली 16 जोन मेन रहते हैं, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ वगैरह, फिर साउथ वेस्ट साउथ एंड लाइक दैट, टोटल 16। ये जोन्स में आपका क्या क्या प्लेसिंग है आपके घर में, या आपका जहां भी जो कमरा बनाया है, वो हमने देखना है ठीक से। बाद में उस कमरे में भी आपका जो सामान है उसका प्लेसिंग भी कैसा है, मतलब ये जोन वाइज हमने देखना रहता है। तो वो अगर हमने देख लिए, तो काफी हद तक हम इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद में 5 एलिमेंट्स, ये जो मैंने कहा पंच भौतिक थ्योरी जो है एस्ट्रोलॉजी में, जो सन साइन के साथ
और डायरेक्शन के साथ रिलेटेड है। तो जहां जिस तत्व को ज्यादा होना चाहिए, यानी पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, जो तत्व को जहां ज्यादा होना चाहिए अगर वो वहां ज्यादा है तो गुड, तो आपका वास्तु सही जा रहा है। पर जो तत्व को जहां ज्यादा होना चाहिए वहां वो कम है, यानी वो वीक हो गया, कमजोर हो गया, तो आपका वो दोष हो गया, और उसके जो भी ड्रॉबैक्स है वो आप सब सफर करोगे। और जितना होना चाहिए उतना ही है तो यू आर बैलेंस, यू आर न्यूट्रल, मतलब आपको उस वास्तु से फायदा तो नहीं हो रहा लेकिन नुकसान भी नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो पांचों एलिमेंट का खेल भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका समझ लीजिए तीसरा जो चार मेजर फैक्टर है या जो कंपोनेंट्स हम कहते हैं, उसमें ये मेजर ये रहेगा कि मेन एंट्रेंस विथ रिस्पेक्ट टू द आउटर सराउंडिंग, उसके बाद में 16 जोन्स, उसके बाद में 5 एलिमेंट्स, एंड द लास्ट वन इज रेमेडियल मेजर्स कि हाउ वी कैन रिमूव ऑल दोज वास्तु दोषास। तो एक होता है जो प्राचीन काल में भी होता था और ऐसा भी कि भाई यहां से ये तोड़ डालो, यहां से ये डिमोलाइज कर डालो, यहाँ को एक चेंज कर डालो, बाथरूम यहां से हटा दो, मेन एंट्री वहां से हटा दो। अब ये इतना आसान नहीं रहता है, एक तो खर्चीला भी बहुत ज्यादा रहता है, और दूसरा कई लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट होता है वहां पे, तो उनके लिए वो तोड़ना मानसिक स्तर पर भी एक टॉर्चर रहता है। तो जो रेमेडियल मेजर्स में है, ऐसे हमारे शास्त्रों में बहुत सारे अध्याय है कि अगर हम वो चीजें कर ले तो हम वो सब वास्तु दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक नॉर्मल पोजीशनिंग कैसे कैसे रहनी चाहिए मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं, उसके बाद हम रेमेडियल मेजर्स पे आएंगे। जैसे लोकेशन ऑफ बेडरूम आपका साउथ और वेस्ट में होना चाहिए, तो अगर ये वहां पर है तो यू आर नियर टू वास्तु कंप्लायंस। टॉयलेट ब्लॉक्स बेसिकली साउथ या साउथ वेस्ट में रहे, इट्स ओके। वॉशिंग मशीन वगैरह आप वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में रख सकते हैं। ये जोन है जो मैंने 16 जोन कहे ना, 16 में से ये जोन है। फिर मंदिर पूजाराम नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। आपकी अलमीरा तिजोरी वगैरह आप वेस्ट में रखो लेकिन उसका दरवाजा नॉर्थ की तरफ खुले इस तरह से। बच्चों का स्टडी रूम है तो वेस्ट साउथ वेस्ट में रहना चाहिए। और दवाइयां वगैरह अगर आप रखते हैं तो इट इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये जगह में अगर आपकी ये सब चीजें प्लेस्ड है तो भी आप काफी हद तक वास्तु के दोषों से प्रभावित नहीं होगे। बहुत सिंपल सिंपल चीजें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सो दैट कि अभी एकदम से आप ग्रेस्प न भी करें तो यू कैन रेफर इट आफ्टर दैट ऑल्सो। उसके बाद में जैसे हर एक के घर में पूजा रूम का बहुत महत्व रहता है, खास करके इंडियन मैथोलॉजी में, इंडियन कल्चर में तो बहुत ज्यादा भगवान का रहता है। तो हमने थोड़ा ये भी देखना है कि कौन से भगवान के लिए आप जिस भगवान को मानते हो, वैसे तो सब कुछ अल्टीमेटली वन कॉन्शियसनेस है, पर फिर भी हम मानते तो हमारा उनका डायरेक्शन वहां है, देन इट इज ओके। अगर वो डायरेक्शन भी गलत है तो भी आपको वास्तु के दोष लगते हैं। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में पंचदेव शिव परिवार रह सकता है, यानी हम अगर पूजा करते तो ये वास्तु जोन में होना चाहिए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में राधा कृष्ण, ईस्ट में राम जी और लक्ष्मी विष्णु जी, ईस्ट साउथ ईस्ट में चौरक दर्शन है, साउथ ईस्ट में माँ दुर्गा देखो शक्ति, और साउथ ईस्ट यानी अग्नि कॉर्नर। फिर साउथ साउथ ईस्ट में हनुमान जी, साउथ में माँ काली, फिर साउथ साउथ वेस्ट में अघोरी जो तंत्र विद्या के रिलेटेड रहता है ना, ये सब देखा जाए तो आप साउथ वेस्ट का ही है। फिर साउथ वेस्ट में विश्वकर्मा, देन वेस्ट साउथ वेस्ट में सरस्वती, फिर वेस्ट में मदर अर्थ, गुरु साई बाबा, ये सब है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में यक्षिणी, नॉर्थ वेस्ट में पितृ जो भी हमारे रहते हैं जो हम रिचुअल्स करते हैं। फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में पंचमेकर और सेक्स पूजा वगैरह जो तांत्रिक वगैरह का होता है पूजा, वो सब हम कर सकते हैं। नॉर्थ में माँ लक्ष्मी और गणेशा, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में धनवंतरी और अश्विनी कुमार और रिवर्स वगैरह। तो ये इनके मतलब पोजिशनिंग है। अगर यहाँ पर हम ये पूजा करते हैं, ये भगवान के मूर्ति रखते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो आपको इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा।
अदरवाइज आप समझ लीजिए कि वो इम्पैक्ट आपको कम रहना है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि रेमेडीज, क्योंकि हमको रेमेडीज पे ही मेन फोकस करना है। तो बेसिकली वास्तु में अगर देखा जाए तो वास्तु हमें कम डैमेज करता है, एस्ट्रोलॉजी भी हमें कम डैमेज करती है, हमारे अपने कर्म हमें ज्यादा डैमेज करते हैं। कहते हैं ना, हरी वरी और करी, दिस डिस्ट्रॉयज योर लाइफ। अंडरस्टैंड? हर बात में जल्दबाजी, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, अभी कभी होना चाहिए, ऑल दिस मींस हरी। देन वरी, कई लोगों की आदत है बस चिंता करते कुछ नहीं, पर इतनी चिंता करते जैसे पूरी दुनिया का भार उन पर ही है। और करी, खाने पीने के शौकीन, वो बोलते ना जीभ के चटके रहते, ये खाना वो खाना। ये तीन अगर आपके लाइफ में महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है तो आप भूल जाओ कि आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे। आपका वास्तु भी ठीक होगा, नसीब भी ठीक होगा, लेकिन ये तीन आपको कुछ करने नहीं देंगे। तो इसीलिए इससे दूर होना ये फर्स्ट रेमेडी है। इज दैट क्लियर? हरी वरी और करी से ऊपर उठ जाओ। उसके बाद में वास्तु को ठीक करने के लिए अक्सर हमने हर जगह ये सुना है कि भाई जो पहले पॉजिटिव चीजों को बढ़ा दो, नेगेटिव अपना आप कम हो जाएगा, क्योंकि हम बाकी सब थ्योरी में यही चीज समझ सुनते आ रहे हैं। एवरीवेयर पॉजिटिव बनो, संकल्प रखो, विकल्प मत डालो, हर बात में सकारात्मक सकारात्मक। वास्तु में थोड़ा गड़बड़ है इसमें। एक वास्तु में एक अध्याय है, थ्योरी ऑफ काउंट्स कहते हैं इसे। थ्योरी ऑफ काउंट्स में कैसा है कि हर पोजिशनिंग के लिए पर्टिकुलर काउंट्स है, मार्क है कि भाई जैसे साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट में मान लो मास्टर बेडरूम होना चाहिए। अगर आपका साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है तो उसका 6 मार्क है। या नॉर्थ ईस्ट में भगवान का मंदिर होना चाहिए, वहां पे नॉर्थ ईस्ट में भगवान का मंदिर है तो 6 मार्क है। या साउथ ईस्ट में किचन है तो साउथ ईस्ट में किचन है तो 6 मार्क है। तो ये अगर जहां होना चाहिए वहीं पर है, मतलब इट इज प्रॉपरली प्लेस्ड, तो यू आर हैविंग दिस 6+। अब मान लो कि जो दो पॉजिटिव चीजें हैं, इसका जो रिजल्ट है वास्तु का वो प्लस में जाता है। यानी मान लो कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है और साउथ ईस्ट में किचन है, तो आपको दोनों का इंपैक्ट कितना मिला, टोटल मार्क्स कितने मिले? 6+6 12। समझे? पर अगर ये उल्टा है, नेगेटिव है, यानी नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होने की बजाय किचन है और साउथ ईस्ट में किचन होने के बजाय मंदिर है, तो ये माइनस माइनस हो गया। तो -6 इधर -6 इधर, तो इसका इंपैक्ट कितना होता है? मल्टीप्लीकेशन से, यानी -6 इंटू -6 मतलब -36। तो पोजीशनिंग सही है तो प्लस में उसका रिजल्ट मिल रहा है, इंपैक्ट हो रहा है। पर अगर पोजीशन गलत है तो मल्टीप्लीकेशन में इंपैक्ट मिल रहा है। तो इसीलिए वास्तु में हमको नेगेटिव चीजों को पहले दूर करना जरूरी है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडियल मेजर। आप होंगे अरे हाँ मेरा मंदिर तो ठीक है, सिर्फ किचन ही गड़बड़ है ना, मेरा किचन साउथ वेस्ट में है और वो मास्टर बेडरूम साउथ ईस्ट में है, तो पहले उसको ठीक कर लो। मंदिर ठीक है, इट्स गुड, पर मंदिर ठीक है उसके 6 मार्क है, पर यहाँ जो दो गड़बड़ है ना उसके 36, तो आपका रिजल्टेंट क्या है? 30 -30। तो ये थ्योरी ऑफ काउंट्स ये भी काफी बड़ा है। हर एक पोजिशनिंग के अलग अलग मार्क्स रहते, उसके हिसाब से काउंट किया जाता है कि आपके घर के या आपके उस प्लेस का कितना टोटल मार्क्स है, उसके हिसाब से आपका वास्तु कंप्लायंस कितना ये देखा जाता है। उसके बाद में उसी को आपके एस्ट्रोलॉजी के साथ कंपेयर किया जाता है एंड देन उस दोनों का निचोड़ निकाल के कहते हैं कि अभी आपका ये घर 40% वास्तु कंप्लायंस है, 50% वास्तु कंप्लायंस है, और फिर उसको हमको रेमेडियल मेजर। तो सबसे पहले ये थ्योरी ऑफ काउंट्स है। उसके बाद में रत्न अध्याय करके एक होता है, धातु अध्याय होता है, रंग अध्याय होता है, यंत्र अध्याय होता है, तंत्र अध्याय होता है, और कुछ रिचुअल्स होते हैं। तो ये सब अलग अलग अध्याय में सभी रेमेडियल मेजर्स लिखे गए हैं, जहां पर इसमें कहीं तोड़फोड़ वाली बात ही नहीं है। आपका जो चीज जहां है वहीं रहेगा, लेकिन आपको परिणाम अच्छा आना स्टार्ट हो जाएगा।
तो रत्न अध्याय का कैसा है कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 5 एलिमेंट्स, तो पंच तत्व का जो प्रॉपर्टीज है और जो चीज जहां जितना घनत्व लिए हुए होना चाहिए वो नहीं है तो वास्तु दोष है। तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रत्नों का वहां पे होना जरूरी है। तो पूरे प्राण प्रतिष्ठा, जैसे हम भगवान की मूर्ति कैसे मंदिर में स्थापित करते हैं, या हमें कोई ग्रह की अंगूठी पहनना है तो हम उसकी कैसे पूजा वो सब करा के पहनते हैं, उसी तरह ये रत्न अध्याय होता है। इस रत्न अध्याय में अलग अलग दिशा में, अलग अलग डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर रत्न के खड़े आपको गाड़ना रहता है, लेकिन एक पूरी प्रोसीजर के साथ, रिचुअल के साथ। और दूसरा होता है कि हम उसे ब्रह्म स्थान में ही वास्तु पुरुष का जो हमारा मूर्ति रहता है उसके साथ वो रत्न अध्याय उस तरह से हम करें और फिर वहां पे हम रिचुअल के साथ उसे गाड़ दें। अच्छा, रत्न अध्याय फ्लैट के लिए अलग होता है, प्लॉट के लिए अलग होता है। ऐसा नहीं समझना कि वो हर जगह कॉमन होता है कि भाई थर्ड हाउस में कहीं जगह मान लो मानिक जरूरी है, रूबी, तो प्लॉट में वहां मूंगा जरूरी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्लॉट और द फ्लैट। तो रत्न अध्याय बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और आपने इसका अनुभव ऐसे आप कर सकते हो कि कई जगह हम पेपर में पढ़ते सुनते हैं कि कोई कोई बहुत सालों पुराना जीर्ण मंदिर को जब खोदा गया, खुदाई की, तो वहां अंदर से अलग अलग रत्न मिले। आपने सुना होगा ये। तो व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस? क्योंकि वहां वो रत्न अध्याय हुआ है। और आज की तारीख में भी हमारे भारत के जितने भी प्राचीन मंदिर है ना, पूरे कहते हैं विश्वकर्मा, पूरे वास्तु कंप्लायंस है। तो ये रत्न अध्याय होता है। उसके बाद में धातु अध्याय, तो अलग अलग मेटल का भी प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कॉपर, लेड, सिल्वर, ब्रास, गोल्ड, जिंक, ये सब का प्रॉपर्टीज होता है। तो अगर मान लो जैसे हमको दक्षिण दिशा को भारी करना है, हेवी करना है, तो सभी मेटल में लेड सबसे हेवी रहता है, शीशा। तो अगर वहां पे आप पर्टिकुलर शेप का लेड बरी करोगे तो यू विल गेट द वास्तु दोषा मिनिमाइज। देन जैसे नॉर्थ में चंद्र, तो सिल्वर, मोती, ये सब उसके पर्याय है। अगर मान लो आपका वहां पर कुछ गड़बड़ है तो आप वो चीज वहां करो, और ये सब विथ रिचुअल्स। तो इस तरह से धातु अध्याय। अच्छा, धातु अध्याय में धातु का शेप बहुत मायने रखता है कि कुछ जगह हमको पिरामिड, बट पिरामिड स्क्वायर पिरामिड होना चाहिए, कुछ जगह सर्कुलर पिरामिड होना चाहिए, कुछ जगह ट्राइंगल पिरामिड होना चाहिए, यानी जो उसका बेस है, यानी अलग अलग दिशा में उस तरह का पिरामिड होना चाहिए। फिर पिरामिड भी कहीं लेड के भी बनते हैं, कॉपर के भी बनते हैं, सिल्वर के भी बनते हैं, ब्रास के भी बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्फटिक का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल इस तरह से होता है। तो ये सब धातु अध्याय में आ जाता है कि कहां कौन सी धातु। अच्छा, धातु वन पार्ट कितना वजन, ये भी बहुत मायने रखता है। जितना बड़ा दोष और जितना बड़ा आपका वो वास्तु है, उसके प्रपोर्शन में आपको वो वजन रखना पड़ता है। अगर मान लो आपका 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है या 10,000 स्क्वायर फीट का घर है और उसमें साउथ वेस्ट आपका बहुत ही ज्यादा फॉल्टी है, और आप वहां पे कहोगे कि हम मैं 100 ग्राम का एक लेड रख देता हूं, तो कुछ काम नहीं होगा। वहां आपको 20 किलो, 40 किलो, 100 किलो लेड रखना पड़ेगा। और इसका एक आसान तरीका है कि आप हनुमान जी की मूर्ति वहां रख दो। हनुमान जी मतलब ही हेवीनेस। तो इस तरह से धातु अध्याय काम करता है। फिर रंग, कलर थेरेपी कहते हैं जिसे, कि रंगों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है वास्तु में। अक्सर कहते हैं कि जो मास्टर बेडरूम रहता है उसमें ब्लैक, ब्राउन, ग्रे ऐसे कलर नहीं होना चाहिए, लाइट पिंक कलर, लाइट ब्लू कलर, ऐसे सब कलर होना चाहिए। क्यों? फिर मंदिर में भी व्हाइट और क्रीमिश कलर होना चाहिए। तो कुछ यानी जो भी फ्लैशी कलर्स है, ये आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले जोन में रहेंगे तो अच्छा रहता है। और जो भी मैट फिनिश वाले कलर है वो आपके साउथ और साउथ वेस्ट में रहे तो अच्छा रहता है। रंग थेरेपी में भी और बहुत कुछ है, मैं आपको मतलब सब शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट। उसके बाद में जैसे मैंने कहा आपको, यंत्र, अलग अलग यंत्रों का भी बहुत महत्व होता है। अब जैसे श्री यंत्र है, स्वस्तिक यंत्र है, बीज यंत्र है, दुर्गा यंत्र है, गणेश यंत्र, ऐसे बहुत सारे भौम्य यंत्र, ईशान्य पात्र अलग अलग है। ये संहितार का यंत्र रहता है। ये सब अलग अलग दिशा के दोषों को दूर कर देता है। आपको कोई तोड़फोड़ नहीं करना, बस आपने वो यंत्र वहां रख दिया, आपका काम हो गया। पर हाँ, ये सभी चीजें विथ रिचुअल्स। ये रिचुअल्स है ना, बाकायदा आपको वहां पूजा करवानी रहती है, खुद पूजा करना रहता है। वो पर्टिकुलर बीज मंत्र रहता है, उसको 108 बार चैंट करना रहता है। पहले वो जो हमको रखना है
उसको 3 दिन तक पहले आप शुद्ध जल में 24 घंटा रखे, उसके बाद में चावल के लेयर्स पे 24 घंटा रखे, उसके बाद में गुलाब की पंखुड़ियों पे 24 घंटा रखे, तब वो पूरा प्योर हो जाता है। उसके बाद में हमको जहाँ वो स्थापित करना है, पूरे पूजा पाठ के साथ, रिचुअल्स के साथ करना था, तब उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आप सीधा लेके ऐसा गड्ढा खुदार कर दिया तो नहीं चलता है। तो ये इस तरह से होता है। फिर तंत्र अध्याय में भी बहुत सारी बातें रहती है, आप उसे तोटके भी कह सकते, बट ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये समझ लीजिए। पर इससे आपके लाइफ का बहुत कुछ गलत चीजें ठीक हो जाती। एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं आपको दूं कि अगर मान लो आपका साउथ वेस्ट फॉल्टी है, कि साउथ वेस्ट में जो होना चाहिए वो नहीं है और जो नहीं होना चाहिए वो है, तो एक छोटा सा टोटका यानी क्या करना रहता है कि 25% यानी 1/4 1/4 1/4 काला तिल, सफेद तिल, चावल और प्योर देसी गाय का घी 25-25%। ये चारों चीजों को आपने छोटी सी एक जो रहती है ना, अभी दिए दिए जलाने की दिए नहीं रहते मिट्टी के, इतना इतना मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में रहना चाहिए। रोज रात के 11 बजे आप कपूर से जला दो, वो जलने को भी हार्डली 10 मिनट लगते। आप 1 महीना करके देखो, आप देख लेना पूरा आपका वातावरण घर का चेंज हो जाएगा। ऑल द 4 थिंग्स, ये मैंने आपको एक उदाहरण में दे रहा हूं, ये सब बहुत कुछ है, बहुत डिटेल्स है ये सब चीजें। 25% काले तिल, 25% सफेद तिल, 25% शुद्ध गाय का घी, देसी गाय का घी, और 25% अक्षत चावल, ये चारों को मिक्स करके आपने छोटी छोटी पूड़ी बना के रख दिए, और रोज रात को 11 बजे छोटा सा हमारा जो दिया रहता भी दिवाली के टाइम पे दिया, उसमें वो चारों चीजें रखी आपने, और एक कपूर का बट्टी डाल के उसको आपने अग्नि दिखा के उसको जला दी, बस आपका साउथ वेस्ट वेस्ट का बहुत बड़ा दोष भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे टोटके हैं। अब जैसे मान लो कि कईयों को रिकवरी की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे पैसे दिए हुए लेकिन वसूली नहीं आ रही है, तो बहुत सिंपल सा उपाय क्या है कि हर कोई अपने हाथों के पैरों के नाखून तो काटता ही है, नहीं काटता ऐसा नहीं है, पर आपने हाथों पैरों के नाखून मंगलवार को काटना चाहिए, और मंगलवार को काट को उसके छोटी सी वो सारे नाखून इकट्ठे करके छोटी से पेपर के उसमें रख के पूड़ी बांध दो, और जहां भी कहीं रास्ते में जहां कचरा कचरा घर है ना, वहां डाल दो आप देखना आपकी रिकवरी कैसे फास्ट हो जाती है। इसमें हम किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे, ये ब्लैक मैजिक भी नहीं है, पर ये शास्त्रों की ही लिखे गए ऐसे कुछ कुछ रिचुअल्स है। तो है कितनी छोटी छोटी बातें, ये पूरा जो हमें वास्तु कोर्स वगैरह करवाता हूं ना, ऐसे छोटे छोटे रेमेडियल मेजर्स रहते हैं, बट वो सब करने से आपका वास्तु कंप्लायंस 80-85% तक ठीक हो जाता है। तो ये हम कर सकते हैं। देखा जाए तो ऐसे बहुत सारी यानी धातु अध्याय, रत्न अध्याय, यंत्र अध्याय, रंग अध्याय, फिर ये रिचुअल्स, तंत्र अध्याय, ये सब को हमने ध्यान में रखना, और थ्योरी ऑफ काउंट्स को, ये करके हम काफी सारे हमारे वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। उसके बाद में बहुत सिंपल सिंपल प्रिंसिपल्स कि साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट के रिलेटेड डायरेक्शन, और इधर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट के रिलेटेड डायरेक्शन, यानी वो जो अगर हमारा ऐसा चौरस है तो ऐसा आप ट्राइंगल कर दो, तो नॉर्थ वाला जो पोर्शन है और साउथ वाला, तो नॉर्थ वाले पोर्शन में एल एल एम कहते हैं। ये एल एल एम क्या है? फर्स्ट एल इज मतलब वहां पर आपका स्लोप लो रहना चाहिए, डिप्रेशन, जो भी स्लोप है पानी का वो लो। उसके बाद में वहां पे आपने सब लाइट चीजें, हल्के वजन की चीजें रखना है, और एम यानी वहां ज्यादा पानी का प्रवाह रहना चाहिए, एल एल एम। ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट के करीब वाले हिस्से में ये चीज होना चाहिए, तो आपका काफी हद तक वास्तु ठीक हो गया। और साउथ साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट के उसमें है, उसमें एच एच एल, एच एच एल यानी क्या, एक तो हाइट पे होना चाहिए वो, यानी उसका स्लोप भी ऊपर की तरफ रहे। उसके बाद में वहां पर आप मैक्सिमम हेवी चीजें रखो, वजन वाली चीजें, और लेस वहां पे वाटर नहीं होना चाहिए, और अगर जरूरी है तो थोड़ा सा पानी रहा तो ठीक है। अगर ये भी आपने फॉलो कर लिया, आपका वास्तु काफी हद तक ठीक हो जाएगा। अब देखा जाए तो सुनने में कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं है, बट इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। तो ये इस तरह के आपके काफी सारे वास्तु के रिलेटेड रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं। उसके बाद में लाइट थेरेपी भी बहुत काम करती है, जैसे मैंने कहा कलर थेरेपी, कि लाइट्स भी हमने कैसे कैसे रखना चाहिए। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट कलर के लाइट्स ज्यादा रखें, और साउथ साउथ वेस्ट में आपके येलो कलर के लाइट्स ज्यादा रखें, देन ऑल्सो दैट इम्पैक्ट विल बी लोअर डाउन। एट द सेम टाइम जो कर्टेन्स भी आपके हैं, साउथ साउथ वेस्ट वाले दीवालों पे डार्क कलर के कर्टन्स होना चाहिए,
और नॉर्थ ईस्ट साइड की दीवारों पे लाइट कलर्स के कर्टन होने चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर इसको अगर आप कर लेते हो तो आपका वास्तु काफी हद तक वास्तु कंप्लेक्स होता है। अगर आप प्लॉट के रिलेटेड देखते हो तो सबसे पहले तो प्लॉट का जमीन देखना बहुत जरूरी है। अगर वो जमीन ही फॉल्टी है, आप कितना भी घर को वास्तु के हिसाब से बना लोगे, कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, ये आप समझ के चलिए। तो जमीन के भी काफी टेस्ट होते हैं, कि वो 4-5 टेस्ट कर लो आप 2-3 दिन में, आपके टेस्ट हो जाते हैं। और उससे अगर आपको समझ में आ जाए कि अगर ये जमीन ठीक नहीं है, तो आपने वो जमीन को बेच देना है और उस पर घर नहीं बनाना, अदरवाइज नुकसान होना ही है। कई जमीनों में अगर उसको शल्य कहते, कि अगर उसका आपने खोद काम किया तो आपको वहां पे हड्डियां मिली, या कोई मरा हुआ कोई प्राणी मिला, या फिर नखून मिले हैं बहुत पुराने, ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है, तो वो जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। फिर कई बार हम घर लेने जाते हैं, तो अगर वो घर के सामने से रोड आ रहा है, वहां एंड हो रहा है, तो ऐसा घर नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर से जो हमने देखना चाहिए घर लेते वक्त, प्लॉट लेते वक्त या घर बनाते वक्त। उसके बाद में जब भी आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो, कंपाउंड वॉल बनाए और साउथ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। और जैसा मैंने कहा कि साउथ साउथ वेस्ट हेवी, तो घर का कंस्ट्रक्शन में हमारा साउथ वेस्ट एरिया थोड़ा ज्यादा कंस्ट्रक्ट हुआ होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में हम जितना खुला रखेंगे और जितना कम कंस्ट्रक्शन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको हमको इस तरह से भी थोड़ा देखना है। बाकी हमने आपको पोजीशन बताई भी कौन सा जगह कहाँ होना चाहिए। अच्छा, रिलेशन की भी दृष्टि से देखे तो जैसे घर का मुखिया है या आप ऑफिस में भी मेन जो मालिक है, उसने नॉर्थ की तरफ अपना चेहरा या ईस्ट की तरफ अपना चेहरा करके बैठना चाहिए, और स्टाफ है वो उसने ईस्ट की तरफ किया तो चलता है। पर अगर स्टाफ को आप नॉर्थ की तरफ या आप अगर वेस्ट या साउथ की तरफ चेहरा करके बैठ रहे हो, तो देन इट इज नॉट प्रॉपर। तो ये भी आपने ध्यान रखना है इस चीज को भी। तो ये सब छोटी छोटी बातों से भी आपको काफी हद तक फायदा हो सकता है। फिर लोगों के साथ आपके रिलेशन, खास करके हस्बैंड वाइफ में के रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम रहता है इन दिनों में काफी हद तक। तो वो भी थोड़ा अगर आपका आपका बेडरूम का पोजीशनिंग और बेडरूम की बाकी सारी चीजें कैसी है, उस बात पर भी बहुत ज्यादा निर्भर रहता है। मैं आपको ओवरऑल रिलेशनशिप में कैसे होना चाहिए वो बता देता हूं, तो उसके हिसाब से भी देन यू कैन सी कि भाई आपका किस तरह से है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके साथ के आपके रिलेशंस काफी अच्छे रहते हैं, अगर आप वहां बैठ के या ज्यादा समय उनके साथ वहां बिता रहे हो तो। फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में फ्रेंड्स, इसमें सोसाइटी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ आपको डील करना है तब। इस साउथ ईस्ट में इन लॉज और अनलॉफुल रिलेशनशिप है, कि मतलब कहते हैं ना जायज संबंध वाले लोग, ये लोगों के लिए ये जगह ठीक है। साउथ ईस्ट में आपके डोमेस्टिक हेल्पर, क्लीनर और ये सब रहना चाहिए। अगर उसको आपने साउथ वेस्ट में कर दिया, वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे पर आपको तकलीफ भी देंगे, तो उनको साउथ ईस्ट। देन साउथ साउथ ईस्ट में सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह के है। साउथ में नेबर्स और सोसाइटी के लोग। साउथ साउथ वेस्ट में स्वीपर और एनिमीज, यानी ये जगह में इनके डायरेक्शन के और आप बातचीत कर रहे तो ज्यादा तकलीफ आपको नहीं रहेगी। साउथ वेस्ट पेरेंट्स, स्पाउस, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन, कस्टमर्स, पार्टनर्स। फिर वेस्ट साउथ वेस्ट में टेक्निकल और स्किल एम्प्लॉय का जो स्टाफ है वो। वेस्ट में टीचर, गुरु, फ्रेंड्स, सप्लायर्स। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में काउंसिलर्स रहना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, वर्क पार्टनर्स है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में सेक्स पार्टनर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले। अगर ये इस दिशा में रह के जो भी कुछ कर रहे हैं तो पकड़ में नहीं आएंगे जल्दी से, ये समझ लीजिए। फिर नॉर्थ में कस्टमर्स और क्लाइंट, और नॉर्थ नॉर्थ इसमें हीलर्स और डॉक्टर्स। तो ये पर्टिकुलर दिशा में आप अगर इनके साथ का आपका कन्वर्सेशन चल रहा है, आपका इनके साथ का इंटरेक्शन चल रहा है, तो आपको ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसको आपको इस तरह से लेना है। उसके बाद में जैसा हमने कहा कि भाई
खास करके साउथ वेस्ट का, जैसे किसी का क्वेश्चन बोरवेल वगैरह का भी था, वो भी हम उसमें बाद में आएंगे। पर इसमें 2-3 बातों को आपने ध्यान से देखना इस चाहिए कि जो बहुत मेजर है, अगर मान लो जैसे साउथ वेस्ट में कुआं है, बोरवेल है, तो हम एक ही चीज कहते हैं कि भाई कल उसको बंद करते तो आज बंद कर लो, और आज बंद करते तो अभी बंद कर दो। यानी उससे आप समझ सकते हैं कि कितना सीवियर वो दोष है। समझ रहे आप बात को? या नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट है तो उसको वहां से हटा दो। यानी ऐसे कुछ मेजर है तो उसमें हमको थोड़ा वो यानी डिमोलिशन बोलो या थोड़ा बहुत रिपेयरिंग वर्क वगैरह करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे आप कितना भी धातु अध्यय रत्न अध्यय कर लोगे लेकिन उतना उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो ऐसी कुछ कुछ जगह के लिए हमने, पर ये बहुत ही रेयरेस्ट रेयर चीज है ये, ऐसा समझ लीजिए। और हमारा अच्छा टाइम, अभी हमारे पास कितना टाइम है? एक्चुअली 5 मिनट हम कर सकते हैं ना? और अभिषेक, यस कैन वी भैया, डू फॉर 5 मिनट्स मोर? यस यस यस। क्योंकि फिर आप क्वेश्चन भी है। ओके, तो और वैसे काफी सारा कुछ तो रह गया है, क्योंकि कितना भी बोलो लेकिन इतने शॉर्ट में तो नहीं कर सकता। हम आपको एक बात और भी बताना चाहेंगे। आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। ये जो भी मैंने बताया, ऑफ कोर्स इट्स लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग, बहुत कुछ है। और 1 घंटे में उसमें भी पहले 5 मिनट लोगों को ज्वाइन करने में और ये समय लगता है, और आखिरी के 5 मिनट एटलीस्ट मैंने कहा था क्वेश्चन आंसर के लिए मैं दूंगा करके। सेप्टिक टैंक इन साउथ वेस्ट इज ऑल राइट? नो। कल कल हटाते हैं तो आज हटाओ, आज हटाते हैं तो अभी हटाओ। समझ गए? मैंने क्या कहा कि साउथ वेस्ट में पानी नहीं होना चाहिए, और बहुत मजबूरी है तो जितना शुद्ध पानी रहेगा ठीक है। तो सेप्टिक टैंक यानी इट्स नॉट एडवाइजेबल। और अलग अलग दिशा के कई दोष तो बहुत मेजर है। अगर साउथ वेस्ट में कहीं कुछ है तो उसमें मतलब घर के मालिक की डेथ, कई बार घर की मालकिन की डेथ, ये सब बहुत ही ऑब्वियस है। और कम उम्र में होता, हमको आश्चर्य, अरे इनका ऐसे डेथ कैसे हो गया? पर थोड़ा आप उनका घर का हाल हवाल देख लो, उनका वास्तु देख लो, तुरंत समझ में आ जाता है। तो इसलिए कई कई चीजें ये है। अभी मैं आपको खाली यही बताने जा रहा था कि आपको और अगर डिटेल में इसमें सीखना, अच्छा एवरीथिंग इज वेरी इजी। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया, और मैं 2-3 स्लाइड नहीं बता पा रहा हूँ अभी। बहुत इजी है समझने लिए, भी आसान है, सिर्फ टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए रिसेंटली कुछ लोगों की बहुत ही काफी समय से इच्छा थी कि हम ऑनलाइन आपको वास्तु कोर्स करवा दे करके, क्योंकि ऑफलाइन मेरे वास्तु कोर्स होते रहते हैं और वास्तु कंसल्टेंसी भी होती रहती है, पर ऑनलाइन नहीं था। तो अभी ऑनलाइन एक हमने डिसाइड किया हुआ है, 14 तारीख से 19 तारीख में ऑनलाइन वास्तु का ये कोर्स रहेगा। मॉर्निंग में सुबह ही है, 2 घंटे का रहेगा, 6 दिन के लिए। इट इज फॉर 6 डेज। इसमें बाकायदा आपका एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कैसे कनेक्टेड है, जैसे श्री यंत्र देख रहे, श्री यंत्र का क्या महत्व है और कैसे हम दोनों को ठीक कर सकते हैं, और क्या क्या इस बेनिफिट रहेंगे। और ये पूरा 6 दिन में आप सीख के आप खुद वास्तु कंसल्टेंसी कर सकते हैं। हम आपको उतना परफेक्ट बनाएंगे कि यू कैन हैव योर ओन वास्तु कंसल्टेंसी, और आपके घर के परिचित लोगों के भी आप वास्तु दोष जो है वो दूर कर सकते हैं। और इसमें ये सारा जो हमने बताया ना, रत्न अध्याय, धातु अध्याय, यंत्र अध्याय, थ्योरी ऑफ काउंट्स, पूरे 12 चैप्टर्स रहेंगे। रोज हम 2-2 चैप्टर को करेंगे। तो 6 दिन में आपको हम पूरी तरह से, और बाद में आपको 1 महीना तक उसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स रहेंगे तो वो भी हम आपके क्लियर करते रहेंगे। तो ये 14 तारीख से 19 तारीख तक है। काफी लोग इसमें जुड़ गए। आपकी भी अगर इच्छा, अगर आपको ये सुन के थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आ रहा है और चाहते हो कि हम अपना जीवन सही अर्थों में ठीक करें, वास्तु दोषों को रिमूव करके, तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू। ठीक है? हाँ, अभी और मेरे नंबर्स आपने जिस ग्रुप में भी ज्वाइन किया वहां से ही मिल सकते हैं, अथवा आप शेयर कर दीजिए। अभिषेक, आपने वो स्क्रीन बना है क्या नंबर का यस मेरा? भैया, यस यस यस, एक सेकेंड में शेयर कर देता यू हूँ। कैन शेयर इट। तो मैं एक बाकी भी सेकेंड। तब तक कहते रहूंगा। तो ये 14 से 19 है, मॉर्निंग टाइम है। एक्चुअली 7 to 9 का था, लेकिन काफी लोग जो रजिस्टर्ड है उसमें से कई लोगों का था कि 8 से 10 बजे का आप रखे तो हम लोगों के लिए ज्यादा ठीक रहेगा, खास करके लेडीज लोगों का। तो हम उसको चेंज करके 8 से 10 का टाइम रख रहे हैं। 6 दिन का रहेगा, सिर्फ 2 घंटा रोज का। और आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू
गिव कंसल्टेंसी टू योर। तो ये मेरे नंबर है, आप लिख सकते हैं 9422114190 भी, और दूसरा भी है। हाँ, फीस, इसका फीस 6000 रुपीज है। बेसिकली इसका फीस 6000 आज का दिन का लास्ट डे था, पर ये अचानक से ये परसों ये सेमिनार की बात हुई, तो मैं कहा ठीक है ये डेट में रख देते हैं करके। तो इसीलिए अभी हमने जो 6000 वाला फीस है उसको 12 तारीख तक मैंने एक्सटेंड किया है। 13 तारीख से इट विल बी 8000, बट स्टिल इट इज वेरी लेस, आई टेल यू, एज कंपेयर टू जो लोग इसके बारे में जानते हैं। जैसे महावास्तु का फीस 1 लाख रुपया है 3 दिन के कोर्स का, उनका एडवांस वास्तु का कोर्स है 2.5 लाख रुपया, 60,000 रुपीज लाइक दैट। और कुछ लोगों के कोर्सेस के 1 दिन के 11,000, 3 दिन के 25,000 वैसे। तो ये बहुत ही नॉमिनल फीस है, बट वॉट एवर यू विल गेट दैट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो ये भी जिनको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अभी कुछ कुछ प्रश्न आप जो पहले से है अभिषेक आप मुझे पूछ लीजिए, एक 5 मिनट हम और दे सकते हैं। कैन यू अरेंज कोर्स इन द इवनिंग? आप मुझे अभी तो ये मॉर्निंग कोर्स ही है, हाँ, ऑनलाइन में। मैं देखो अगर अपने खुद के बारे में बताओ तो जितना मेरा हेक्टिक शेड्यूल है, वास्तु प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ ऑल्सो। आई एम पार्ट टाइम टीचर, लेकिन अभी ऑनलाइन में भी आज सुबह से मैं अगर मेरा बताओ 6 से 7 मेरा एक कोर्स था, 7 से 9 दूसरा कोर्स था। उसके बाद में मेरी साधना पूजा करके मैं मेरे ऑफिस गया। ऑफिस में आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑफिस में सारे कामकाज किए, 6 बजे वापस आके 7 से 9 में एक कोर्स लिया, 9 बजे आपके सामने बैठा हूँ। यहाँ से अभी पूरा होने के बाद आगे कल के लिए तैयारी करूंगा फिर वो। तो ऑफलाइन ऑनलाइन और बीच में सब ऑनलाइन कंसल्टेंसी, ये सारा कुछ चलता है। मेरा खुद का ऑफिस में बताओ कि ये सब मुझे पहले से इंटरेस्ट है, ये सब टॉपिक पढ़ने का करने का। और आज से 5 साल पहले ये सारी चीजें मैं फ्री में ही सबको देता था, चाहे डाइट कंसल्टेंसी हो, वास्तु कंसल्टेंसी हो, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, बट नो वन वैल्यूड इट। आते थे मेरे पास, सुनते थे, अपना दिल खाली करके जाते थे, और फिर टाटा बाय बाय। तो देन ओनली समवन सेड मी कि इफ यू चार्ज इट देन ओनली पीपल विल वैल्यूड इट। और उसके बाद मैंने चार्ज देना चालू किया, और लोगों को इसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैं अपना ही ऑफिस का बात करूं कि जब मैंने अपने ऑफिस में जो ये आपको पता है ना, रत्न अध्याय धातु अध्याय, ये जो कुछ कुछ मुझे बहुत जरूरी था वो मैंने किया, और अगले महीने से मेरा इनकम डबल हो गया, अगले महीने से। तो इसी से आप समझ सकते हैं। अगर आर्ट ऑफ लिविंग में आप देखिए तो आई एम द एक्सेप्शनल टीचर, कि पार्ट टाइम टीचर होते हुए भी मैं सारे लेवल 2 प्रोग्राम सिखा रहा हूँ, और वो भी एक एक 2-2 साल में गुरुदेव ने मुझे लेवल 2 के टीचर बना दिया। नवरात्रि पूजा के लिए आई एम द ओनली आर्ट ऑफ लिविंग पार्ट टाइम टीचर हु इज ब्लेस्ड फॉर नवरात्रि पूजा एंड होमस। और ये सब ऑफ कोर्स गुरु की कृपा ही है। आज हम जो भी कुछ है सिर्फ गुरु की वजह से है, पर जैसा मैंने कहा ना, अपने भी पुरुषार्थ होना चाहिए। आई यूज्ड टू वर्क फॉर 16-17 आवर्स, और अभी मेरी उम्र 60 साल है, 60 ईयर्स, और पिछले 20-22 साल से मैंने कभी कोई दवाई नहीं खाई है, मुझे बुखार नहीं आया है। तो वाई इट इज सो? तो फ्रॉम एवरी फ्रंट आई एम मैनेजिंग माई सेल्फ, कि मैंने साधना भी रेगुलर रखी, पूजा भी रेगुलर रखी, वास्तु का भी मेरा पूरा कंप्लायंस किया, जितनी मेहनत करना उतनी मेहनत भी किया। तो एवरीथिंग टुगेदर गिव्स यू इम्पैक्ट। तो सिर्फ मैंने जैसा पहले ही कहा था कि खाली वास्तु या खाली एस्ट्रोलॉजी या खाली आपका मेहनत काम नहीं देगा, सब कुछ एक साथ होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चंस? यस भैया, हाँ, एक वास्तु क्वेश्चन रिलेशंस आया फॉर पहले किड्स से। मैरिज वो सब रहता है। हाँ, अभी yes, इट इज नाउ 8 AM to 10 AM नाउ। 8 बजे से सुबह 10 बजे तक का रहेगा। काइंडली अरेंज वन आफ्टरनून कोर्स। देखो जो भी लोग मुझे कोर्स अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं, आप अपने ही परिचित लोगों को उस टाइम के फ्रेम में कम से कम 10 लोगों को आप जोड़ दो, हम लोग कोर्स ले लेंगे आपके टाइम के हिसाब से। आई विल मैनेज, क्योंकि कोई भी टाइम अगर एक को सुटेबल है तो दूसरे को नहीं रहेगा, दूसरे को तीसरे को नहीं रहेगा। तो ऐसा कोई भी टाइम आप चाहते हो, आपकी तरफ से जो भी 8-10 लोग आप इकट्ठा कर सकते कर लीजिए, मुझे आप कॉल करिए, हम उसमें चालू कर देंगे प्रमोशन, एंड वी विल हैव अ कोर्स इन दैट टाइम। शेयर इन योर नंबर इफ इंटरेस्ट इन आफ्टरनून कोर्स। हाँ ठीक है, किसी ने बोला भी है कि आफ्टरनून कोर्स के लिए इंटरेस्ट, तो आप अपने नंबर, जिसको जिसमें भी इंटरेस्ट है, आपके पास मेरा नंबर भी है, बाकी कुछ वॉलंटियर्स का नंबर भी है, अभिषेक जी का भी नंबर है, नीता जी करके एक हमारे है इसमें, उनका भी नंबर है, नंदा जी भी है, तो आप उनको भी
बोल सकते हैं भी मुझे ये पर्टिकुलर टाइम में इंटरेस्ट है। हाँ, अगर आप भैया अभिषेक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे क्योंकि इसमें बहुत सारे। यस भैया, भैया यस चैट तो आते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन जो पहले से आया हुआ था मैं वो पूछता हूँ भैया। वो पूछते हैं कि बोरवेल जो हम बनाते हैं वो अगर घर बनने के बाद बनाते हैं तो ठीक रहता है या पहले बनाते हैं तो अशुभ रहता है? तो इसका क्या एक कंसेप्ट है पहले वो पूछ रहे थे, कब बनाना चाहिए? पहले ही बनाना है। आपने जैसा मैंने कहा ना कि जब आप घर बनाना आरंभ करते हो तो बोरवेल शुड बी द फर्स्ट वन। आप कंपाउंड वॉल बना लीजिए, गेट बनाने की जरूरत नहीं है बाद में बोरवेल को, कि वैसे भी आपको पानी की जरूरत रहने वाली है पूरे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, पर बाद में नहीं बनाना है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके भैया, एक जन पूछते हैं कि मेरे घर पे सबको आई साइट का प्रॉब्लम है, गौरव गोस्वामी जी पूछ रहे हैं, तो इसका भी कोई ये वास्तु एक रिलेटेड ये हो बहुत, सकता? हाँ, yes, बहुत ही जनरेशन। अच्छा ये प्रश्न है। आपके शरीर, जैसे मैंने देखो स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि अगर शरीर में कहीं कुछ दर्द है तो उसका इंडिकेशन क्या है, कि नेचर आपको कहता है कि इस हिस्से का ध्यान दो। तो हमारे शरीर जो पूरा है ना, हमारा शरीर ही पूरा वास्तु है। हमारे शरीर के भी इसी तरह से 81, अगर आपने वास्तु पुरुष का मैंने आपको जो बताया था पिक्चर, वो मानव शरीर का पिक्चर था, तो उसमें वो अलग अलग जो जोन है ना वो है। तो वो पर्टिकुलर जोन में अगर कहीं कमजोरी है तो अगर मतलब वहां का वास्तु आपका है ना, कहीं पर हम किसी घर में कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं, वो घर को देख के बोलते हैं कि भाई इस घर के मुखिया को फेफड़ों की बीमारी होंगी, इस घर की लेडी को पैर के घुटने का दर्द होगा, इसको माइग्रेन का तकलीफ होगा। सिर्फ घर को देख के हम बोल देते और वो बोलते हैं हाँ ये बराबर है। फिर ये घर में बच्चे का मतलब मेल प्रोजनी नहीं होगी। तो ये पूरा वास्तु के हिसाब से उसका असर होता है और उसके रेमेडीज भी है, नहीं है ऐसा नहीं है। आपके शरीर में जो भी रोग है आपके घर के वास्तु के ड्रॉबैक्स के से भी होता है। सी आई एम नॉट स्कैरिंग यू, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पर ये एस्टेब्लिश ट्रूथ है। और आप वो वास्तु कंप्लायंस ठीक कर दोगे तो आप देखोगे कि वो चीज आपके वहां से चली। जैसे अगर साउथ वेस्ट में घर की एंट्री है, आपकी घर, आपके प्लॉट की भी एंट्री साउथ वेस्ट में है और घर की भी एंट्री साउथ वेस्ट में है, आप देखना उस घर का जो मेन मेल मेंबर है ना, वो मेंटली बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा, यानी साइकिक पेशेंट रहेगा वो, ये समझ के चलिए आप। या साउथ वेस्ट में अगर मान लो तहखाना है अंडरग्राउंड, तो वहां उस घर की लेडी की अनटाइमली डेथ होना ही है, ये समझ के चलिए आप। आपको पूरी हेल्थ एंड हेल्दी दिखेगी पर होना। साउथ वेस्ट, अगर साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है ज्यादा तो पुत्र नाश की भी ये रहती है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें, पर उतना न जाने वो डर की वजह से करना नहीं चाहिए। हमने अपनी लाइफ को अच्छा करना है, सुचारू रूप से करना है, उसके लिए हमने वास्तु करेक्शन कर लेना चाहिए। आई गिव यू ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी ऑल्सो, और ऑफलाइन भी रहता ही है मेरा, पर अभी कोरोना की वजह से ऑनलाइन चलते रहता है। तो आई कैन गिव यू परफेक्टली, आप खाली आपका मुझे वो मैप और वो लेआउट प्लान भेजेंगे, तो बेस्ड ऑन दैट आई यूज टू गिव यू कंप्लीट कंप्यूटराइज रिपोर्ट ऑफ द एंटायर वास्तु, आपको कहाँ क्या क्या करने की जरूरत है। एंड उसमें भी दो पार्ट रहते हैं, मेजर रेक्टिफिकेशन, माइनर रेक्टिफिकेशन, लाइक दिस। बट ऑफकोर्स तोड़फोड़ वाला किस्सा नहीं रहता। और कहीं अगर ऐसा है तो मैं वो देख के एक ही सेंटेंस में मेरा वो रिपोर्ट रहता है, इस घर को बेच दो, सिर्फ एक ही सेंटेंस। और फिर वो बोलते कैसे, तो उसके लिए फिर मैं उनको रिचुअल्स कर देता हूं कि जल्दी से बिक जाए। तो वो उसके भी मतलब रेमेडियल मेजर्स है। पर वो अगर मान लो आपका वास्तु 10% भी ठीक नहीं है और उसमें हम कितना भी आपको सब करवा दे और उसके बावजूद वो 30-40% तक मुश्किल से आ रहा है, तो उससे बेटर है आप उसमें से बाहर निकल जाओ, ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसे केस में मेरा कंसल्टेंसी सिर्फ एक ही सेंटेंस का रहता है, सेलेक्ट। जैसे मैंने कहा ना, अगर कुआ बोरवेल साउथ वेस्ट में है तो मैंने कैसा कह दिया, कल बंद करते तो आज करो, आज करते तो अभी करो। तो इट इज वेरी सिंपल बट क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर। मेरे जो भी सजेशंस रहते हैं वो ऐसे रहते हैं। हाँ, और भैया एक प्रश्न आया डॉक्टर आदित्य का, वो पूछते हैं कि घर के एंट्रेंस के वास्तु को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं? एक तो मैंने कहा जैसे कि भी आपका एंट्रेंस कहाँ कौन सी दिशा में है और वो उस दिशा में कौन से घर में है। जैसे हर दिशा के 9 पार्ट्स आपको करना है, तो 9 पार्ट में कौन से पार्ट में आपका घर का एंट्रेंस है ना, उस पर पूरा खेल डिपेंड रहता है कि बाहर की एनर्जी और आपके अंदर की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए।
पर बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी कि भाई आप उस पर एक जैसे यंत्र में गणेश पट्टी है, दुर्गा पट्टी है, ये सब अगर आप लगा भी देते हैं तो काफी हद तक उसका फायदा होता है। पर कौन से डायरेक्शन में, अगर नॉर्थ वेस्ट में तो आपको 6 चेन वाला वो जो बेल रहता है वो आप लगा सकते हैं, विंड विंड चेन बोलते हैं ना जिसे, बट 6 रोड वाला। तो अलग अलग चीजों का अलग अलग करना जरूरी है। हाँ, और कोई प्रश्न? भैया एक प्रश्न है। आपने कहा था कि अगर रोड एंड हो रहा है वहां पे घर नहीं हाँ, लेना चाहिए। अगर अगर बिल्डिंग ही वहीं पे बनी है जिसके बीच में एक फ्लैट है तो क्या करें? आप उसको खाली करो, वहां से दूसरी जगह जाओ। अदरवाइज उस अच्छा। घर का कोई एक मेंबर आधा पागल तो हो ही जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी लिटरली वो मतलब मेंटल हॉस्पिटल का ही पेशेंट रहता है। तो बेटर रहता है कि हम वहां से निकल जाए, क्योंकि आप देखो रोड को तो बदल नहीं सकते। अगर वो रोड का एंड ही आपके घर के सामने हो रहा है, यू कैन नॉट चेंज दैट। तो मैंने स्टार्टिंग में एक सेंटेंस कहा था ना कि जो चेंज कर सकते उसको चेंज कर डालो, जो चेंज नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करो या उसमें से बाहर निकल जाओ। यस भैया, और बहुत करीब 100 के लगभग प्रश्न है, तो आपके कितना टाइम है, कितने ले सकते हैं इस वजह? टाइम का टाइम वैसे ही ऑलरेडी हो चुका है। या तो यही है कि Yeah. जिनके भी क्वेश्चन है वो मुझे पर्सनल वे में पर्सनल मैसेज पे डाल दीजिए, और या फिर एक अलग से सेशन सिर्फ क्वेश्चन आंसर का ही लीजिए तो हो सकता है। यस भैया। There is a chance। यस भैया। और बेटर ये रहेगा जिसके जो प्रश्न है, आप लोगों के पास मेरा नंबर है, आप उसमें डाल दिए मुझे, उसको जितना शॉर्ट में आपको आंसर बता सकता हूँ उतना शॉर्ट में मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, भैया आई थिंक वी कैन भैया एंड इट हियर, क्योंकि यस भैया, ऑलरेडी 10-20 हो इतना चुके हैं हम। मैं भैया कुछ कहना चाहूंगा, इतना इंफॉर्मेटिव सेशन था, और मीन्स जी, आपने इतने वास्ट नॉलेज को एनकैप्सूल कर दिया। एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोग चाह रहे होंगे नेक्स्ट सेशन, एंड बहुत सारे लोग कोर्स के लिए भी इंटरेस्टेड होंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यू कैन एनरोल एज मच एज फास्ट एज दैट। और हाँ, मैं सबसे जरूरी चीज जो कहना चाहूंगा, जिन लोगों से भी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया है, या फिर कुछ तो सर बता रहे थे वो छूट गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सेशन सत्वा टॉक्स यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप जितनी बार रिपीट करके देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, तो आपको ऐसी सेशंस मिलते रहेंगे। और ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा नरेश सर का। इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी सर एग्री हो जाते हैं, एंड ही कम्स टू द सेशन। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर पेशेंटली हियरिंग मी। और कुछ भी ऐसा यस क्वेश्चन रहा आप डालिए। हाँ? और कोर्स का यस भी हम आपको उस ग्रुप में डाल देंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द कोर्स। एक ही बात मैं उसके लिए कहूंगा कि आप लास्ट डे 6th डे कहोगे कि हमने अच्छा डिसीजन लिया कोर्स ज्वाइन करके, दैट आई कैन अश्योर यू। वैसे जो मैक्सिमम लोगों ने मेरे काफी सारे कोर्सेज किए हैं, और हर कोर्स जो रिपीट भी करते हैं वो लोग भी ये कहते हैं कि हर कोर्स में कुछ नया मिलता है, तो आपको पछताने का मौका नहीं मिलेगा। और ये अगर सेशन आपको अच्छा लगा है, उस कोर्स के सामने दिस इज नॉट इवन 5%, आई टेल यू, नॉट इवन 1%, क्योंकि वहां आपको हर चीज को प्रैक्टिकल वे में बताया जाएगा। ठीक है, तो वी कैन एंड इट हियर। जय गुरुदेव टू यस एवरीवन। भैया, थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। यस, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो जितने भी लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका ये सेशन में आने के लिए। एंड आपको बता दूं, ऐसे सेशंस हम लोग डेली करते हैं, एंड विद डिफरेंट टीचर्स ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। एंड इसके सारी रिकॉर्डिंग सत्वा टॉक्स यूट्यूब चैनल पे होती है। जिन लोगों को भी जुड़ना है इस ग्रुप से, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक रंजन है, और मैं अपना चैट बॉक्स में नंबर लिख दे रहा हूँ। मेरा नंबर है 9819746524। तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उस ग्रुप में ऐड करूंगा, जिसमें हम लोग डेली आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स के सेशन करते हैं। ऐसे ही कुछ कुछ नई नई चीजें सीखते हैं। सेम टाइम, सेम प्लेस, जूम लिंक भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ वी हैव अ डिफरेंट टीचर एवरी डे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। गुड नाइट एवरीवन, सी यू टुमारो सेम टाइम। जय गुरुदेव।